हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और संबोधि सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग यूपी पीसीएस से पहले सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस और जो मेजर कंटेंट है वो आप तक प्रोवाइड करवा देंगे। इसी में हम लोगों ने एशियन हिस्ट्री की मैराथन क्लास का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और पार्ट 2 उसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया था कि पहले पार्ट में आपने हिमालय के बारे में जाना और दूसरे पार्ट में आपने मैदानों के बारे में जाना था, ताकि बाकी सब एग्जाम के लिए भी वो आपके काम में आ सके, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए टाइम लेके वो कवर करवाई गई थी। आज इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आज हम लोग? प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये भारत का नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि ये विश्व का प्राचीनतम पठार है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रायद्वीपीय पठार जिसके हम बात कर रहे हैं ये विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है। विश्व का प्राचीनतम पठार है ये। क्यों इसे हम विश्व का प्राचीनतम या भारत का प्राचीनतम पठार कह रहे हैं? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ये सब चाहे हम बात करें जो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश हैं उनकी सबकी हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था ये सब किसके हिस्से हुआ करते थे? ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है ये किसका पार्ट था? कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो गोंडवाना लैंड से टूटकर जब उत्तर दिशा में प्रवाह होने लगा, जिसे हम भारतीय प्लेट कहते हैं, उसका प्रमुख जो हिस्सा है वो किसके रूप में आपके सामने है? आज प्रायद्वीपीय पठार के सामने है। ठीक है, यह भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा था। ठीक है, पेंजिया पेंथालासा मैंने आपको बताया था, और फिर पेंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया था। ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जिसका एरिया है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो हाइट इसकी देखने को मिलेगी आपको। हाइट की बात की जाए तो ये में देखने को मिलेगी 600 टू 900, 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेगा। याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि जो पठार होते हैं वो मैदानों की तुलना में थोड़े ऊंचे होते हैं। अगर विस्तार की बात की जाए तो हमें ये तो पता है कि त्रिभुजाकार आकृति में है। उत्तर से दक्षिण अगर आप इसका विस्तार देखोगे तो देखने को मिलेगा 1700 किलोमीटर के आसपास, और पूर्व से पश्चिम अगर इसका विस्तार देखोगे तो कितना मिलेगा? 1400 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से है ये कुछ। वो उत्तर से दक्षिण आप जाओगे तो 1700 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम अगर आप देखोगे तो कितना है? ये 1400 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए वो ये कि जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ये भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, सबसे प्राचीन भौतिक भाग है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किसका उदाहरण है? एक शील्ड। हम आगे जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा शील्ड क्या होता है। जैसे कैनेडियन शील्ड के बारे में आपने सुना होगा। और इसी कारण यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे बहुत सारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और ये तो इस बात से भी पता लग रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि प्राचीनतम पठार है, अगर प्राचीनतम पठार है और आज तक भी ये आपको देखने को मिल रहा है, इस पे आज भी ऊंचाई मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे खनिज मिलेंगे जो कैसे हैं? कठोर हैं। और कठोर कौन से खनिज होते हैं? धात्विक खनिज कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में सबसे अधिक खनिज संपन्न क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार आपको देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठारों का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पठारों का पठार इसे कहा जाता है। क्यों पठारों का पठार कहोगे? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि इस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर भी आपको बहुत सारे पठार देखने को मिलेंगे। मतलब प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो मुख्य रूप से हम लोग इसको 4 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे? 4 भागों में। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि एकदम ये है आपका, अज्यूम करते हैं हम लोग ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, और इसको हम कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? इसको हम मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। 1, 2, 3 और 4। पहला जो इसका हिस्सा है उसे कहा जाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड उसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मध्यवर्ती
उच्च मध्यवर्ती उच्च भूमि से कहा जाता है। दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरे हिस्से को कहा जाता है पूर्वी पठार। क्या कहा जाता है? दूसरे हिस्से को कहा जाता है पूर्वी पूर्वी पठार। तीसरा हिस्सा कहलाता है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार मतलब जो मेघालय में स्थित है। मेघालय का पठार जो है, कार्बी एंगलोंग का जो पठार है, उसे कौन सा पठार कहा जाता है? उत्तर पूर्वी उसे पठार कहा जाता है। उत्तर पूर्वी पठार इसे कहा जाता है। और चौथा हिस्सा जो है वो है आपका दक्कन का पठार। याद रखिएगा कौन सा है? दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये चार हिस्सों में हम लोग पठार को, प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर देते हैं। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड, हेलो, कुछ शायद दिक्कत आ गई थी एक बार डिस्प्ले में, वो मैंने सही कर दिया है ना। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार और उसके हिस्से के बारे में। हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग चार भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी पठार, तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार और चौथा है दक्कन का पठार। अब बात करते हैं जो मध्यवर्ती भूमि है, जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, ये कितने भागों में विभाजित होता है? तो मुख्यतः इसके आपको 5 भाग देखने को मिलते हैं। किसके? मध्यवर्ती उच्च भूमि के आपको कितने भाग देखने को मिलते हैं? 5 भाग आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे वो 5 भाग आपके सामने लिख देता हूं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, उसे कहा जाता है मेवाड़ का पठार। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पठार उसे कहा जाता है। मेवाड़ का पठार। दूसरा जो हिस्सा है इसे कहा जाता है मध्य भारत, मध्य भारत का पठार। क्या कहा जाता है? मध्य भारत का पठार कहा जाता है। तीसरा जो हिस्सा है उसे कहा जाता है मालवा का पठार, मालवा का पठार। दो नाम अब एकदम मिलते जुलते आपको देखने को मिलेंगे। पहला नाम जो है उसे कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार, और नेक्स्ट जो नाम है उसे कहा जाता है बघेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार, और नेक्स्ट हिस्सा क्या हो गया आपका साहब? नेक्स्ट हिस्सा हो गया बघेलखंड का पठार। तो ये हमने देखा मध्यवर्ती पठार, मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उसको कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। पहला कौन सा था? मेवाड़ का पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा बुंदेलखंड का पठार और पांचवा था बघेलखंड का पठार। अब बात कर लेते हैं भाई पूर्वी पठार के कौन कौन से हिस्से हैं। तो पूर्वी पठार को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सीएनपी, सीएनपी मतलब हुआ छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसे कहा जाता है, और दूसरा है दंडकारण्य पठार। कौन सा है? दंडकारण्य पठार। रामायण जब आप पढ़ोगे तो दंडकारण्य पठार के बारे में आप लोग वहां पे पढ़ते हो। तो कौन कौन सा है? सीएनपी जिसे कहा जाता है छोटा नागपुर पठार, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है साहब दंड कारण्य, दंड कारण्य पठार। तो हमने 2 हिस्से पढ़े। किसके हैं ये हैं पूर्वी पठार के हिस्से। अब अगर बात करनी हो कि साहब उत्तर पूर्वी पठार या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के कौन कौन से हिस्से हैं, तो अभी हमने देखा था पहला जो हिस्सा है उसे कहा जाता है मेघालय का पठार, और दूसरा जो हिस्सा है उसे कहा जाता है कार्बी आंगलोंग का पठार। क्या कहा जाता है? कार्बी आंगलोंग का पठार उसे कहा जाता है। उत्तर पूर्वी के कितने हो गए साहब? 2 हो गए। कौन कौन से हिस्से हुए? एक तो हो गया मेघालय का पठार, और दूसरा हो गया कार्बी एंगलोंग पठार, और चौथा हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दक्कन का पठार। तो इस तरीके से ये आपके सामने जो है ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं, जिसमें आपने देखा मेवाड़ के पठार के बारे में आपने जाना। मेवाड़ के पठार के बाद आपने मध्य भारत का पठार देखा। मध्य भारत पठार के बाद आपने मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार और दक्कन के पठार के बारे में आपने देखा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि पे। किस तरफ चलते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि में चलते हैं।
नर्मदा नदी यहां पे आपको याद रखनी पड़ेगी, जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है इसे कहा जाता है मालवा का पठार। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पट्टिका जो पठार है उसके अधिकतर भागों में आपको उसको क्या कहा जाता है, उसे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि में आपको कौन कौन सी नदी देखने को मिलेगी, आपको चंबल नदी देखने को मिलेगी, आपको केन और बेतवा नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो याद रखना मध्यवर्ती जो भूमि है उसको नर्मदा नदी के उत्तर में किस नाम से जाना जाता है, मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, तो साहब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी चंबल नदी देखने को मिलेगी, केन नदी आपको देखने को मिलेगी और बेतवा नदी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले मध्यवर्ती पठार। मध्यवर्ती पठार, और इसमें हमने अभी तक देखा कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मध्यवर्ती पठार में। तो इस मालवा का पठार कब कहोगे, जब आप बात करोगे नर्मदा के उत्तर में। कौन सी नदी आपको यहाँ पे प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी चंबल, केन और बेतवा। चंबल, केन और बेतवा। केन और बेतवा याद रखना, यहाँ पे लिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले पठार के बारे में जिसका नाम था मेवाड़ का पठार। मध्यवर्ती पठार का पहला हिस्सा कौन सा था, याद करो, पहला हिस्सा था मेवाड़। मेवाड़ का पठार कौन सा है साहब, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार कहां पर स्थित है, तो राजस्थान के अरावली, अगर देखोगे राजस्थान में जो अरावली है उसके पूर्व में क्या स्थित है, उसके पूर्व में आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ का पठार। तो याद रखना अरावली के पूर्व में और कहां पे, राजस्थान में आपको देखने को मिलता है मेवाड़ का पठार। अच्छा, क्या यहां से भी कोई नदी मिल रही है, तो यहां पे भी आपको एक नदी देखने को मिलेगी और उस नदी का नाम क्या है, नदी का नाम आप याद रखिएगा बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह पठार अरावली पर्वत श्रृंखला को मालवा के पठार से क्या करता है, अलग करता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको अरावली देखने को मिलेगी, ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, और यहां पे आप ध्यान रखना नर्मदा के उत्तर में हमने देखा था कौन सा पठार है साहब, मालवा का पठार है। मालवा के पठार और अरावली के बीच में यहां पे आपको कौन सा पठार देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा साहब मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार है, मेवाड़ का पठार। अगर आप राजस्थान से हो, और चाहे वैसे तो आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हो, ये वाला जो इलाका है मेवाड़ वाला जो इलाका है, इससे आप सब परिचित होंगे। मेवाड़ को यहाँ पे सिसोदिया वंश का राज हुआ करता था, जहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। उदयपुर वाला जो एरिया है, उसके आसपास वाला जो एरिया है, उसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का पठार कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं साहब दूसरे नंबर के, और दूसरे नंबर पे कौन सा था, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार कहाँ मिलेगा, तो नाम से पता लग रहा है मध्य भारत का पठार जो भारत के बिल्कुल केंद्र में मिलेगा। और केंद्र में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। हालांकि एग्जैक्टली देखोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना मध्य भारत का पठार आपको कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो दूसरे नंबर पे जो पठार है उसका नाम क्या है, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, और ये कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, सब ये देखने को मिल रहा है आपको मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पे कोई नदी मिलती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था बनास नदी मिलती है, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी आपको एक नदी देखने को मिलेगी और इसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। हाँ बिल्कुल आपको पता है चंबल नदी के बारे में। यहाँ पे आपने मूवी भी देखी होगी, और मूवी में आपने देखा होगा कि क्या मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डाकू पाए जाते हैं। हालांकि उस मूवी में बड़ा अच्छा डायलॉग है कि जो डाकू हैं वो संसद में पाए जाते हैं, यहाँ तो क्या पाए जाते हैं, चंबल में बागी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बागी पाए जाते हैं। तो याद रखना चंबल नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और चंबल नदी, एक बात और याद रखना, चंबल नदी एक जलप्रपात का यहाँ पे निर्माण करती है, चूलिया जलप्रपात उसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के आसपास उसका निर्माण होता है। ठीक है, उसके अलावा चंबल की विशेषता क्या, आगे हम और पढ़ेंगे। ये बैडलैंड टोपोग्राफी, कौन सी टोपोग्राफी, इसे कहा जाता है
बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं अवनालिका अपर्दन करती है, जिससे बीहड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, इसके भी ढाल की अगर अपन बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आपको ढाल देखने को मिलेगा। तो आप चंबल को जब देखोगे तो चंबल नीचे से आ रही है, देखो मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर से होते हुए कहाँ पहुंचती है, उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी से आके मिलती है, उत्तर प्रदेश में आप जाओगे इटावा, इटावा में आपको मिलेगी यहाँ पे यमुना नदी, और यमुना नदी से कौन सी नदी जाके मिलती है, चंबल नदी जाके मिल जाती है। तो ये बात करी हमने किसके बारे में, मध्य भारत के पठार के बारे में। अगर तीसरे पठार की यहाँ पे बात की जाए, तीसरे पठार की यहाँ पे बात की जाए तो तीसरा पठार कौन सा है यहाँ पे, तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो यहाँ पे हमारा तीसरा पठार है। कौन सा पठार है साहब, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। तो खूब सुनी हमने वो कविता सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलू के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है वो आपको वहां पे ये बुंदेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख बात यह कि यहाँ पे जो नदी आपको देखने को मिलेगी वो है केन और बेतवा नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, केन और बेतवा नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे आपको पन्ना और हीरा जो खनिज है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से, पन्ना और हीरा इंपॉर्टेंट खनिज है जो आपको यहाँ पे इस बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिलते हैं, है ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, तो पन्ना और हीरा आपको यहीं देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, नीस जो है उसकी चट्टान आपको देखने को मिलती है। और जहाँ पे ग्रेनाइट और नीस आपको मिलेगा वहां पे कौन सी मृदा मिलती है, लाल मृदा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो रेड सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी चट्टान मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको ग्रेनाइट की चट्टान मिलेगी और नीस, कौन सा, नीस की चट्टान आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमारा तीसरे नंबर का पठार था। अगर इसी की हम बात करें, मध्यवर्ती पठार की हम बात करें, तो हमें चौथे पठार पे चलते हैं। और इस चौथे पठार का नाम क्या है, बिल्कुल सही बताया आपने, क्या नाम है चौथे पठार का, चौथे पठार का नाम है मालवा का पठार। क्या नाम है, मालवा का पठार, मालवा का पठार। अच्छा, मालवा कहां पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आप राजस्थान से तो ये बात आपको आसानी से पता होगी, आप मध्य प्रदेश से हैं तब भी आपको ये बात पता होगी। तो जो मालवा का पठार है ये मिलता है जो एमपी है, एमपी और दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा है वहां पे आपको देखने को मिलता है। कहां का मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश प्लस सदर्न जो राजस्थान है, साउथ ऑफ राजस्थान जो है, कोटा वाला इलाका, वहां पे आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, कौन सी चट्टान यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बेसाल्ट की चट्टान मिलती है। कौन सी चट्टान, बेसाल्ट की चट्टान आपको देखने को मिलती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेसाल्ट की चट्टान मिलना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये समझोगे कि जनरली जो महाद्वीप होते हैं वो किससे बने होते हैं, ग्रेनाइट से बने होते हैं, जबकि महासागर जो है, महासागर आपको देखने को मिलते हैं बेसाल्ट से बने होते हैं। ठीक है, मालवा के पठार पे आपको क्या देखने को मिलती है, लावा की परत देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे लावा की परत थी, लावा की परत थी, और इस लावा की परत का क्या हो गया है, अब अपर्दन हो गया है। जब लावा का अपर्दन होगा तो कौन सी प्रकार की मिट्टी मिलेगी यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है साहब काली मृदा। कौन सी मृदा देखने को मिलती है, काली मृदा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मुख्य नदी की अगर अपन बात करें तो हमने देखा था नर्मदा, तो यहाँ पे मिलेगी आपको, नर्मदा के अलावा तापी नदी आपको देखने को मिलेगी, काली सिंध आपको देखने को मिलेगी, शिप्रा नदी आपको देखने को मिलेगी उज्जैन से जो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे काली मृदा मिल रही है तो किस चीज की खेती यहाँ पे आसानी से होगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में इस वाले इलाके में भी कौन सी खेती होती है, कपास की खेती होती है। कपास की खेती कौन से पठार में मिलेगी आपको, मालवा के पठार में कपास की खेती हुई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हमने चार पठार के बारे में बात कर ली। अच्छा, बुंदेलखंड से मिलता जुलता एक और नाम हमने पढ़ा था, क्या नाम था, बघेलखंड का पठार। क्या क्या नाम था, बघेलखंड का पठार। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं साहब, ये 5वें नंबर का पठार हम देख लेते हैं, और क्या नाम है इसका, बघेलखंड। क्या नाम है, बघेलखंड का पठार, ये आपको देखने को मिलता है।
बघेलखंड का पठार। अच्छा, बघेलखंड का पठार कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो बघेलखंड का पठार जो आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कहां देखने को मिलता है? एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ की जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सोन और महानदी आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी? सोन और महानदी आपको देखने को मिलती है। बघेलखंड का जो पठार है सोन व महानदी के अपवाह तंत्र से क्या होता है? अलग होता है। बघेलखंड का पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि को पूर्वी पठार से क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो यहाँ पे आपको बघेलखंड का पठार देखने को मिल रहा है और ये बघेलखंड का पठार, इसके बाद कौन सा पठार शुरू हो जाता है? इसके बाद शुरू हो जाता है पूर्वी पठार। कौन सा पठार? पूर्वी पठार। ये पूर्वी पठार। और हमें पता है कि बघेलखंड का पठार किसका हिस्सा है? तो ये तो हिस्सा है साहब मध्यवर्ती पठार का। किसका हिस्सा है? मध्यवर्ती पठार का। तो मध्यवर्ती पठार का एकदम पूर्वी जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? बघेलखंड कहा जाता है। यहाँ पे कौन सी प्रकार की चट्टान आपको देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे आपको बहुत ही मुलायम चट्टान जैसे चूना पत्थर आपको देखने को मिलता है। क्या? कौन सा? चूना पत्थर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जो बहुत सॉफ्ट जो स्टोन होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये कौन से पठार थे? मध्यवर्ती पठार थे। देखो, हमने मध्यवर्ती पठार के कितने हिस्से देखे थे? हमने ये सारे हिस्से क्या कर लिए? कवर कर लिए हैं। अब हमें कहाँ चलना है? पूर्वी पठार पे चलना है। और पूर्वी पठार का जो पहला हिस्सा है उसका नाम क्या है? छोटा नागपुर पठार। तो वहीं से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? छोटा नागपुर पठार। CNP से कहा जाता है छोटा नागपुर पठार। अच्छा, छोटा नागपुर पठार कहां पर स्थित है? तो मुख्य रूप से आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है? ये सब झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? झारखंड में आपको पठार देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी चट्टानें मिलेंगी? यहाँ पे भी आपको ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट और नीस, याद रखिएगा, ग्रेनाइट एंड नीस आपको देखने को मिलता है। जिन इलाके में ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिलती है इसे हिंदी में कहा जाता है पाट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहोगे इसे? पाट क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक ऊंची चोटी देखने को मिलती है जिसे क्या कहा जाता है? पारसनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारसनाथ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार में। ये ध्यान रखना, पारसनाथ ये सबसे ऊंची चोटी है। कहां की? छोटा नागपुर पठार की। अगर यहाँ पे प्रमुख नदियों की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक तो दामोदर नदी आपको देखने को मिलेगी और स्वर्ण रेखा आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी? दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ छोटी नदी जैसे उत्तरी कोयल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, एक तो दामोदर, दामोदर तो एकदम बीच से बहती है तो करीब करीब दो बराबर भागों में इसको बांट देती है। दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और उत्तरी कोयल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने बात करी कौन से पठार के बारे में? ये हमने बात करी छोटा नागपुर पठार के बारे में। अच्छा, छोटा नागपुर पठार जब भी आएगा तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। और प्रमुख खनिज जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपको देखने को मिलेगा एक तो कोयला और एक आपको देखने को मिलता है आयरन। क्या क्या देखने को मिलता है? कोयला और आयरन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोयला कहाँ मिलता है? अभी हमने जिस नदी का नाम पढ़ा, इस दामोदर नदी घाटी जो है, याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी में आपको क्या मिलता है? कोयला भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, दामोदर नदी की अगर बात करें तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि दामोदर नदी इस पठार को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांट देती है। दामोदर नदी के उत्तर वाला जो हिस्सा है उसे कहा जाता है हजारीबाग का पठार और जो दक्षिण में हिस्सा है उसे कहा जाता है रांची का पठार। क्या क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, इसको इस तरीके से समझिएगा। ये आपका पठार है, ये आपका पठार है और पठार के बिल्कुल मध्य से कौन सी नदी जा रही है? पठार के बिल्कुल मध्य से साफ जा रही है दामोदर नदी। कौन सी नदी जा रही है? दामोदर नदी जा रही है। दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर में जो हिस्सा है इसे कहा जाता है हजारीबाग। हजारीबाग का पठार इसे कहा जाता है। नीचे जो हिस्सा है इसे कौन सा पठार आप कहोगे? इसे कहोगे रांची का पठार। कौन सा पठार? रांची का पठार। और ये वाला जो इलाका है इधर आपको ग्रेनाइट और नीस की आपको क्या देखने को मिलेगा? एरिया देखने को मिलता है। इसलिए इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा था? अभी याद करो, इसको हमने कहा था पाट क्षेत्र। जहां पे ग्रेनाइट और नीस मिलेगा, पाट क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है,
और एक और नदी हमने पढ़ी है यहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी यहां से गुजरती है, इस रांची के पठार से कौन सी नदी गुजरती है यहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पे पास में एक पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है जिन्हें कहा जाता है साहब राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल जो हिल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, रांची के पठार से हमने देख लिया कि स्वर्ण रेखा नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और छोटा नागपुर पठार, मेघालय के पठार से, इन छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार के बीच में आपको एक भ्रंश देखने को मिलता है, और इस भ्रंश का नाम क्या है, मालदा भ्रंश इसे कहा जाता है, या दूसरा नाम इसे मिलेगा आपको कहीं कहीं जगह, राजमहल गारो गैप इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप कि ये वाला जो इलाका है, इसके इस तरफ कौन सा पठार आ जाता है, इसके इस तरफ आपको मेघालय का पठार देखने को मिलता है। और मेघालय के पठार से अलग कौन कर रहा है, तो मेघालय के पठार से साहब ये जो आपको देखने को मिल रही है इसे कहा जाता है मालदा, मालदा भ्रंश या राजमहल गारो गैप इसे कहा जाता है। इसका मतलब इस छोटा नागपुर पठार के बाद कौन सा पठार शुरू हो जाएगा आपका, मेघालय का पठार शुरू हो जाता है। मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, मेघालय का पठार उत्तर पूर्वी पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो चलते हैं मेघालय के पठार पे। किस पे चलते हैं, मेघालय के पठार पे हम लोग चलते हैं। मेघालय का पठार। अच्छा, मेघालय के पठार को एक और नाम से जाना जाता है, इसको शिलोंग का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। अगर आपसे पूछा जाए कि साहब मेघालय के पठार के पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो याद करना मेघालय के पठार के पश्चिम में आपको एक भ्रंश देखने को मिलती है। इस भ्रंश का नाम क्या था, अभी हमने देखा था मालदा भ्रंश इसे कहा जाता है। एक भ्रंश घाटी मालदा भ्रंश, या इसे ही हम लोग कहते हैं राजमहल गारो गैप। क्या कहा जाता है, राजमहल गारो गैप भी इसे कहा जाता है। तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि और कुछ नहीं है ये, बल्कि छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार का ही आगे का हिस्सा, या मैं कहूं पूर्वी विस्तार क्या है, मेघालय का पठार है। विवर्तनिक हलचल के दौरान यहाँ पे क्या बन गई, गैप बन गई, और उस गैप का नाम क्या है, मालदा गैप है, या उसे हम क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आपको तीन पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, और कौन कौन सी तीन पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे इस तरीके से, एक तो है गारो, खासी और जैंतिया। कौन कौन सी, गारो, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। गारो, खासी और जैंतिया, ये आपको याद रखना। और ये किस तरीके शेप में है, ये कीप आकार है। कीप आकार क्यों इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मौसिनराम और चेरापूंजी जैसे स्थान है। मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, और वो इसलिए हो पाती चूंकि ये जो इनकी शेप है ये कीप नुमा है। जब बादल यहाँ पे आते हैं मानसून की हवाओं के साथ, तो ये कीप नुमा आकृति उन बादलों को रोक देती है, और यहाँ पे क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ियों की शिलोंग चोटी जो है वो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, बात याद रखना। और ये चोटी कहाँ मिलेगी, खासी में। कहाँ मिलेगी, क्या नाम है इसका, शिलोंग चोटी इसको कहा जाता है। शिलोंग पीक इसे कहा जाता है, जो कहाँ मिलेगी, खासी पे मिलेगी। और ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मेघालय के पठार के आगे हम चलते हैं। तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पठार है, जो ऐतिहासिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दंडकारण्य पठार। कौन सा है, दंडकारण्य पठार। चलो दंडकारण्य पठार पे हम लोग चलते हैं। दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार। ठीक है, दंडकारण्य पठार की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा आंशिक रूप से आपको झारखंड और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो मुख्यतः कहां मिलेगा, मेनली तो आपको ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आपको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा आपको झारखंड और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो दंडकारण्य पठार की हमने बात करी। इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, धारवाड़ और कुडुप्पा चट्टानों से। किससे, धारवाड़ और कुडुप्पा।
जब आप भारत की चट्टानों के बारे में आप जानोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि धारवाड़ और कुड़ुप्पा पुरानी जो चट्टानें हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रमुख नदी मिलती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी यहाँ पे मिलेगी आपको याद रखना, इंद्रावती नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में जहाँ पे लौह अयस्क मिलता है, जो दल्ली राजहरा की जो माइंस है वो यहीं पे स्थित है। कौन से पठार में? दंडकारण्य पठार में। तो याद रखना यहाँ पे लौह अयस्क की दल्ली राजहरा ये कहाँ मिलेगी आपको? छत्तीसगढ़ में मिलेगी। और किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि उड़ीसा में क्या मिलता है? बॉक्साइट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। और बॉक्साइट कालाहांडी जो जगह है, कालाहांडी कोरापुट जो जगह है, वो भी इस दंडकारण्य पठार में है। तो उड़ीसा में भी याद रखना यहाँ पे क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट। और ये क्या मिलेगा आपको? कालाहांडी और कोरापुट, कालाहांडी और कोरापुट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कई किताबों में ये जो दंडकारण्य पठार है इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक हिस्से को कहा जाता है बस्तर का पठार और दूसरा हिस्सा कहा जाता है कालाहांडी पठार। ठीक है, तो दंडकारण्य पठार को उड़ीसा में कालाहांडी पठार के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? बस्तर के पठार के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब कालाहांडी पठार कहां पर स्थित है, या पूछ लिया जाए कि बस्तर का पठार कहां पर स्थित है, तो याद रखना कालाहांडी पठार इसको कहां पे कहेंगे? कालाहांडी पठार कहा जाता है उड़ीसा में। और छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? बस्तर का पठार। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहा जाता है। और ये किसी का नाम है? ये दंडकारण्य पठार का ही नाम है। तो मुख्य रूप से हमने देखा था छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। अलग से नाम कहां पे नहीं है? झारखंड और महाराष्ट्र में कोई अलग से इसके नाम आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इंद्रावती नदी है ये जल प्रपात का निर्माण और करती है, वो भी आप याद रखिएगा। इंद्रावती नदी यहां पे चित्रकूट वाटरफॉल का ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल कौन बनाता है? इंद्रावती नदी बनाती है। ठीक है, यहां तक हमारी सारी बात हो गई दंडकारण्य पठार तक। अब चलते हैं कार्बी आंगलोंग का जो पठार है। कार्बी आंगलोंग का पठार आपको कहां देखने को मिलेगा? मुख्य रूप से असम में स्थित है। और यहां पे आपको धनसरी नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? धनसरी आपको नदी मिलेगी। तो याद रखना कार्बी आंगलोंग का जो पठार है ये कहां पर स्थित है? ये सब स्थित है असम वाले हिस्से में। और यहाँ पे प्रमुख जो नदी है वो है धनसरी। कौन सी नदी है? धनसरी नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कैसा पठार है? ये काफी प्लेन इलाका है, ऊंचा उठा हुआ तो है लेकिन कैसा है? प्लेन हिस्सा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मिकिर जो पहाड़ियां हैं, मिकिर पहाड़ियां भी इसके पास में आपको देखने को मिलती हैं। कौन सी पहाड़ियां? मिकिर पहाड़ियां। तो याद रखना कार्बी आंगलोंग का पठार ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है असम में। असम में ही प्रायद्वीपीय पठार का ये विस्तार आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे कौन सी नदी मिलेगी आपको? धनसरी नदी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से कई बार सवाल भी पूछा गया है, वो है आपका दक्कन का पठार। कौन सा पठार है साहब? दक्कन का पठार। क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार इसे कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत में स्थित कैसा प्रकार है? एक त्रिभुजाकार है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में, यहाँ पे ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार आकृति का पठार आपको देखने को मिलता है। इस पठार का नाम क्या है? इस पठार का नाम है दक्कन का पठार इसे कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रमुख नदी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपको गोदावरी नदी आपको देखने को मिलेगी। गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये नदी आपको कहां देखने को मिलती है? इस दक्कन के पठार में आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसका ढाल अगर आपसे पूछा जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल आपको देखने को मिलेगा। तो दक्कन के पठार पे आपको एक लावा मिलता है। और एक कौन सा लावा है? यहाँ पे बेसाल्टिक लावा आपको देखने को मिलता है। अच्छा, फिर से याद रखना, अगर लावा की परत है, लावा की परत अगर किसी पठार पे है और इसका क्या होगा? अपर्दन होगा। और जब अपर्दन हुआ होगा इसका, तो कौन सी मृदा बनी होगी? यहाँ पे काली मृदा। यहाँ पे
तो यहाँ पे आपको कौन सी मृदा देखने को मिलती है, काली मृदा आपको देखने को मिलती है। इसी कारण अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पठार है जहां पे सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, तो वो है दक्कन का पठार। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये जो दक्कन का पठार है, इसे हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक तो है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है आंध्रा का पठार और तीसरा है कर्नाटक का पठार। तो इसको इस तरीके से समझिएगा कि ये हमारा प्यारा भारत, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग इस पठार की बात कर रहे हैं ना, इस पठार की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा क्या कहलाता है? महाराष्ट्र का पठार कहलाता है। महाराष्ट्र का पठार ये कहा जाता है। दूसरा जो हिस्सा है उसे कहा जाता है आंध्रा का पठार। क्या कहा जाता है? ये वाला जो हिस्सा है, ये करीब करीब इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आंध्रा का पठार। और जो बचा अब हमारे पास वो कौन सा हो गया? वो हो गया साहब कर्नाटक। कर्नाटक प्लेट्यू इसे कहा जाता है, कर्नाटक का पठार इसे कहा जाता है। तो ये किसके हिस्से हैं? ये दक्कन के पठार के हिस्से हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको 3 नदी अलग अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कौन सी नदी देखने को मिलती है? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी साहब गोदावरी नदी। कौन सी नदी देखने को मिलेगी? गोदावरी नदी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां से आपको कृष्णा नदी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको कावेरी नदी देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हमने देखा था ये तीनों नदी किस में बहती हैं? दक्कन के पठार में ये लोग बहती हैं। अब एक एक करके समझते हैं। महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। महाराष्ट्र के पठार को कई बार एक और नाम से जाना जाता है, इसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप इसे कहा जाता है। डेक्कन ट्रैप इसे कहा जाता है। किसको? महाराष्ट्र के पठार को डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। अच्छा, ये कौन से इलाके में? तो नाम से पता लग रहा है महाराष्ट्र का पठार है, तो कौन से इलाके में मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। और कब बना था ये? तो क्रिटेशियस टाइम पीरियड पे ये बना था। कब बना था? क्रिटेशियस। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। यूपीएससी ने तो सवाल भी पूछा था, क्रिटेशियस टाइम पीरियड में कौन बना है? डेक्कन ट्रैप बना है। अच्छा, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन से बना है? तो याद रखना क्रिटेशियस के टाइम पे दरारी जो ज्वालामुखी होते हैं, दरारी उद्भेदन से किसका निर्माण हुआ है? इस पठार का निर्माण हुआ है। प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो हमने देखा यहाँ पे गोदावरी और यहां से आती हुई कृष्णा नदी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी? गोदावरी और कृष्णा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, गोदावरी का अगर उद्गम आपसे पूछ लिया जाए कि गोदावरी यहां से निकलती है तो कहां से निकलती है, तो याद रखना कलसूबाई चोटी है। कौन सी है? कलसूबाई चोटी। महाराष्ट्र से इसका उद्गम क्षेत्र होता है। वहीं पे आंध्र प्रदेश में एक बांध बना हुआ है यहाँ पे, और उस बांध का नाम है पोलावरम। ठीक है, तो याद रखना कलसूबाई, कलसूबाई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कलसूबाई। ठीक है, कलसूबाई की। और कृष्णा नदी की अगर अपन बात करें, शायद मैंने उल्टा लिख लिया। हाँ, जो एक नदी है वो उसका महाबलेश्वर की जो चोटी है वहां से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। और दूसरी नदी जो है वो कहां से निकलती है? कलसूबाई से निकलती है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। नागार्जुन, नागार्जुन जो बांध है, किसकी बात कर रहे हैं? नागार्जुन की बांध की बात कर रहे हैं। कहां पर स्थित है? मैं आपको इतना बता देता हूं, ये तेलंगाना में स्थित है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये नागार्जुन जो बांध है ये कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे है या कृष्णा नदी पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और महाराष्ट्र के पठार में आपको कौन सी सॉइल मिलेगी? महाराष्ट्र के पठार पे आपको देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल मिलती है आपको? ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र के पठार में देखने को मिलेगी। तो याद रखना कलसूबाई और महाबलेश्वर की चोटी। ठीक है, दूसरा जो पठार है यहाँ पे हमारे लिए कौन सा पठार है? कृष्णा आंध्रा का पठार। कौन सा पठार है? आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार की हम लोग बात कर लेते हैं। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में ये पठार स्थित है। कौन सी नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी? तो प्रमुख रूप से तो कृष्णा नदी आपको देखने को मिलेगी, और कृष्णा नदी के साथ साथ यहाँ पे एक पेनेरू नदी मिलती है। कौन सी? पेनेरू। तो याद रखना कृष्णा प्लस पेनेरू,
ये दो नदियां आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो जो ये मेंस का सिलेबस हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल प्रीलिम्स जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है उसके लिए हम ये टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो नदी मिली, कृष्णा और पेनेरू नदी। कृष्णा नदी जो है वो इस पठार को दो भागों में बांट देती है। उत्तर में जो स्थित है उसे कहा जाता है तेलंगाना का पठार, और दक्षिण में जो स्थित है उसे कहा जाता है रायलसीमा का पठार। क्या कहा जाता है? रायलसीमा का पठार। तो इस तरीके से समझ लो आप कि ये है पठार, और इस पठार के मध्य से कौन सी नदी गुजर रही है? इस पठार के मध्य से गुजर रही है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के उत्तर में कौन सा पठार है? कृष्णा नदी के उत्तर में आपको मिलेगा तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार? तेलंगाना का पठार मिलेगा। और दक्षिण में कौन सा पठार मिलेगा? इसे कहा जाता है रायलसीमा पठार। कौन सा पठार है साहब? ये रायल सीमा का पठार। ठीक है, तो याद रहेगा रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार। इस पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? सीमांध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांध्र कहा जाता है। और ये यहाँ पे आपको जो खनिज है, खनिज भरपूर मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एक और चीज बात, यहाँ पे बारिश बाकी सब जगह के मुकाबले थोड़ी कम बारिश आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा पठार? आंध्रा का पठार। अब तीसरा जो पठार है, जो दक्कन के पठार का उदाहरण हिस्सा है, वो कौन सा पठार था? कर्नाटक का पठार था। कहां पर स्थित है? कर्नाटक का ये पठार। तो प्रमुख रूप से तो कहां पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित होगा। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटका में ये स्थित है। और कर्नाटका से लेके कौन सी कहां तक चलना जाना होगा आपको? नीलगिरी की पहाड़ियों तक आपको यहाँ पे जाना होगा। तो कर्नाटक से नीलगिरी की पहाड़ियों तक ये स्थित है। नीलगिरी जो हिल्स हैं, कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार। अच्छा, यहां से कुछ प्रमुख नदियां आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कृष्णा नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तुंगभद्रा नदी आपको देखने को मिलेगी, कावेरी नदी आपको देखने को मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे शरावती नदी मिलती है। तो याद रखना, कृष्णा, कृष्णा आपको पता होना चाहिए। कृष्णा कहां कहां पे मिलती है? आपने देखा तीनों जगह आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कावेरी नदी आपको देखने को मिलेगी, और शरावती नदी आपको यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के भी दो हिस्से होते हैं इस कर्नाटक के पठार के। एक हिस्से को कहा जाता है बेंगलोर का पठार, और दूसरे हिस्से को कहा जाता है मैसूर का पठार। याद रखना, दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? बेंगलोर का पठार और मैसूर का पठार। तो ये पठार है। एक पठार को आप कह रहे हो साहब बेंगलोर का पठार, और दूसरा जो पठार है उसे कह रहे हो मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। अच्छा, क्या कोई नदी इसको अलग कर रही थी? अभी तक हम जितने भी पठार देख रहे थे, हम देख रहे थे कोई नदी इसको अलग करती है, लेकिन यहाँ पे नदी अलग नहीं करती। यहाँ पे एक रेखा इसको अलग करती है, और वो रेखा कौन सी है? 600 मीटर की समोच्च रेखा उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 600 मीटर की समोच्च रेखा। यहां लिख देता हूं मैं, 600 मीटर की समोच्च रेखा। समोच्च रेखा मतलब जो समान ऊंचाई 600 मीटर, यहां पे हर जगह आपको 600 मीटर इस रेखा पे देखने को मिलेगी हाइट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि 600 मीटर की जो समोच्च रेखा है वो इसे दो भागों में बांट देती है। उत्तरी भाग को हम कहते हैं बेंगलोर का पठार, और दक्षिणी भाग को हम कौन से पठार के नाम से जानते हैं? मैसूर के पठार के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं। अच्छा, कावेरी नदी के बारे में यहां पे हमने देखा कौन सी नदी मिलेगी आपको? कावेरी नदी मिलती है। कावेरी नदी एक यहां पे जल प्रपात का निर्माण करती है कर्नाटक में, और उस जल प्रपात का नाम है कौन सा? शिव समुद्रम। क्या नाम है? शिव समुद्रम जो है वो कौन सा जल प्रपात है? कावेरी नदी पे स्थित वो जल प्रपात है। तो याद रखना, शिव समुद्रम। शरावती जो नदी है, ये एक महात्मा गांधी जो जल प्रपात है, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो, एक तो कावेरी नदी का जल प्रपात आपको पता होना चाहिए। कावेरी नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात कौन बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। इसके अलावा जो शरावती नदी है, कौन सी नदी? शरावती नदी हम लोग देख रहे थे अभी। शरावती नदी ये कौन सा? महात्मा गांधी जो जलप्रपात है, या जिसे जोंग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोंग या महात्मा गांधी जलप्रपात।
ठीक है, याद रखना, ये यूपीएससी ने तो अपने पिछले साल के प्रीलिम्स में पूछा था, ये ध्यान रखना होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो नदियों के जलप्रपात के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमने पठारों की बात करी और पठारों में स्थित नदियों की बात करी। क्या इस प्रायद्वीपीय प्रदेश में कुछ पर्वत भी पाए जाते हैं? तो हाँ, इस प्रायद्वीपीय जो भारत है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं। एक एक करके वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुरानी जो है, सबसे पुरानी है और वो है अरावली। क्या नाम है साहब? अरावली। अरावली पर्वत माला। क्या है? अरावली पर्वत माला। निर्माण काफी पहले हुआ था। कितना पहले हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना, प्री कैम्ब्रियन टाइम में, प्री कैम्ब्रियन समय में हुआ था। किसका निर्माण? अरावली का निर्माण। कुल कितनी लंबी है? करीब करीब 692 किलोमीटर ये लंबी है, 692। ठीक है, 692 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, ये फैक्ट आपको हो सकता है याद ना हो, मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान से होके गुजरती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, टोटल इतनी है और राजस्थान में कितनी? करीब 550 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। कहां से शुरू होती है? तो यहाँ पे गुजरात से शुरू होती है और गुजरात में जगह पड़ती है पालनपुर। पालनपुर, आपने इकोनॉमिक्स 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, स्टोरी ऑफ पालनपुर। तो पालनपुर से ही शुरू होती है और कहां तक जाती है? दिल्ली में जो रायसीना हिल्स हैं, रायसीना हिल्स जो है, जहां आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलता है। राष्ट्रपति भवन अगर आप गए हो तो ऊंचाई से चढ़ के आपको थोड़ा उतरना पड़ता है। वो ऊंचाई वाला जो हिस्सा है किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है। अगर पूछा जाए कि साहब औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई करीब 930 मीटर के पास इसकी औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी अरावली की? तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। गुरु शिखर, माउंट आबू सबको पता होना चाहिए। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र जो हिल स्टेशन है, वहां पे गुरु शिखर है और ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इतनी पुरानी है, इसका मतलब यहाँ पे भी कौन से खनिज मिलेंगे आपको? धात्विक खनिज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगा लोहा देखने को मिलेगा, जस्ता, सीसा, चांदी आपको देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखना, जस्ता, सीसा और चांदी। सिल्वर खूब होता है राजस्थान में, जस्ता, सीसा, चांदी। इसके अलावा लोहा, लौह अयस्क भी कुछ मात्रा में आपको देखने को मिलता है और तांबा, कॉपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। किसकी बात करी हमने? ये अरावली की बात करी। प्रमुख रूप से कहां पर स्थित है? राजस्थान में ये स्थित है। अच्छा, जो अरावली है, अरावली पश्चिमी भारत का ये किस रूप में काम करती है? जल विभाजक की रेखा के रूप में कार्य करती है। किस तरीके से जल विभाजक? अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जल विभाजक क्या है। ये है एक अपवाह द्रोणी, या अंग्रेजी में से कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन। ये ड्रेनेज बेसिन एक है और ये है दूसरा आपका ड्रेनेज बेसिन, दूसरी अपवाह द्रोणी है ड्रेनेज बेसिन 2। यहाँ पे आपको प्रमुख नदी जो देखने को मिल रही है वो गंगा देखने को मिल रही है और यहाँ पे आपको जो प्रमुख नदी देखने को मिल रही है साहब, सिंधु नदी देखने को मिल रही है। अब अपवाह द्रोणी का मतलब क्या है? गंगा नदी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो गंगा और इसकी सहायक नदियों का पानी सब कहाँ पे जाके गिरता है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। जबकि सिंधु की और सहायक नदी का पानी जाके कहाँ पे गिरता है? अरेबियन सी, अरब सागर में जाके गिरता है। इन दोनों के मध्य में एक उच्च भूमि पाई जाती है, किसके रूप में? अरावली पर्वतमाला के रूप में पाई जाती है, जो इन दो अपवाह द्रोणियों को अलग अलग कर देती है। ठीक है, तो गंगा के मैदान के क्षेत्र को अलग करती है राजस्थान के मैदान से, और राजस्थान का मैदान बेसिकली किसका हिस्सा है? सिंधु के मैदान का हिस्सा है, सतलज के मैदान का हिस्सा आपने पढ़ा था, याद करो। यहां से कुछ अरावली से कुछ प्रमुख नदियां निकलती हैं जो किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। जैसे लूनी आपको यहाँ पे प्रमुख नदी देखने को मिलती है। कौन सी नदी? लूनी नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चला जाए। अच्छा, अरावली की एक चीज और याद रखना, अरावली कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। क्या नवीन वलित पर्वत है? नहीं, पुराना वलित पर्वत है। कौन? अरावली। जब हिमालय के बारे में बात करते तो हिमालय को कहते हैं हम लोग ये नवीन वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। अच्छा, दूसरी जो पहाड़ी प्रमुख रूप से यहाँ पे मिलती है हमें, वो है विंध्याचल। कौन सा है? विंध्याचल।
विंध्याचल, विंध्याचल हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो गुजरात से लेके छोटा नागपुर पठार तक आपको क्या देखने को मिलती है, विंध्याचल की पहाड़ी देखने को मिलती है। विंध्याचल देखने को मिलेगी आपको, भाड़नेर देखने को मिलेगी, कैमूर आपको देखने को मिलेगी, पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में। इस तरीके से ये क्या है, विस्तृत है। ठीक है, जो विंध्याचल है इसमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है चूना पत्थर। विंध्याचल में आपको कौन सा प्रमुख चट्टान देखने को मिलती है, चूना पत्थर आपको देखने को मिलती है। और विंध्याचल और सतपुरा के बीच में, इस तरफ विंध्याचल है और उसके दक्षिण में सतपुरा है, यहां से एक नदी गुजरती है जो भ्रंश घाटी में बहती है। इस नदी का नाम क्या है, नर्मदा। कौन सी नदी मिलेगी आपको यहाँ पे, नर्मदा नदी आपको देखने को मिलती है। यह है विंध्याचल नदी, विंध्याचल, और यह है सतपुरा। विंध्याचल और सतपुरा दोनों किस प्रकार के पर्वत है, खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। कौन से पर्वत है साहब, ये ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत इन्हें कहा जाता है। विंध्याचल की लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विंध्याचल की लंबाई है 1050 किलोमीटर के आसपास। कितनी है, 1050 आपको याद रखनी है। औसत ऊंचाई की अगर आपसे कोई पूछ ली जाए तो औसत ऊंचाई करीब 900 मीटर के आसपास है। अरावली की भी इतनी है, थोड़ी सी ज्यादा है अरावली की, विंध्याचल की थोड़ी सी कम है, 900 मीटर। ठीक है, ये विंध्याचल इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हम बात करते हैं उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की, तो ध्यान रखना जो उत्तरी भारत को ये वाला जो हिस्सा है, इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, आपको पता है दक्षिण भारत इसको कहता है, उत्तरी भारत ऊपर वाले को कहते हैं। तो ये कौन अलग कर रहा है, ये जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं ये अलग करती है उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को अलग अलग कर देती हैं। साथ ही साथ ये श्रेणी भी किस रूप में कार्य करती है, जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। इससे पहले हमने कौन सी देखी थी, अरावली पर्वतमाला, और यहाँ पे विंध्याचल भी किस तरह से काम कर रही है, जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको विंध्याचल में याद करो, मध्य प्रदेश में मिलेगी आपको विंध्याचल, और यहाँ पे आपको हीरे की खान मिलती है, जो पन्ना और हीरा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके नीचे विंध्याचल से नीचे आ जाओगे, कौन सी नदी मिलेगी, नर्मदा नदी मिलेगी, और नर्मदा के बाद कौन सी श्रेणी मिलती है हमको, सतपुड़ा। कौन सी मिलेगी साहब, सतपुड़ा श्रेणी आपको देखने को मिलती है। अब सतपुड़ा श्रेणी कहां कहां देखने को मिलती है, तो प्रमुख रूप से गुजरात में आपको देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये छोटा नागपुर पठार, तो मतलब गुजरात से लेके छोटा नागपुर पठार तक आपको कौन सी श्रेणी मिलती है, सतपुड़ा श्रेणी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको महादेव हिल्स देखने को मिलेगी, मैकाल हिल्स देखने को मिलती है। अच्छा, ये पूछ लिया जाए कि सब सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी किसकी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। कहां मिलेगी, महादेव हिल्स जो है, कहां पे, महादेव हिल्स पे आपको देखने को मिलती है। और करीब करीब कितनी इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई करीब करीब 1500 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। कितनी है, 1500 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। 1500 से कम, 1300 के आसपास इसकी ऊंचाई है, 1300 1500 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर हाँ इतनी 1300 1400 इतना ही कुछ इसकी, 1300 से लेकर 1500 के बीच में कोई फिगर है जो धूपगढ़ की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन से पर्वत मिलेंगे, ये कौन सी चट्टान मिलती है, तो यहाँ पे भी आपको प्रमुख रूप से बालू पत्थर की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। कौन से पत्थर, बालू पत्थर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हमको ये भी पता है कि इन दोनों की सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा के दक्षिण में आप चले जाओगे तो आपको कौन सी नदी मिलेगी, ताप्ती नदी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, महादेव हिल्स की एक बात आपको और पता होना चाहिए, महादेव हिल्स में एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा आपको जिसका नाम है पंचमढ़ी। क्या नाम है, पंचमढ़ी, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके इस पंचमढ़ी के दक्षिण में आपको एक पठार भी देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है बैतूल का पठार। कौन सा पठार, बैतूल का पठार इसे कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पे सतपुड़ा का एक हिस्सा जिसको आप कहते हो मैकाल, क्या कहते हो, मैकाल की पहाड़ियां, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है साहब अमरकंटक। कौन सी है, अमरकंटक। और अमरकंटक की विशेष बात क्या है, अमरकंटक से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से आपको एक तो सोन नदी देखने को मिलती है और दूसरी नर्मदा नदी आपको देखने को मिलती है। याद रखिएगा, सोन और नर्मदा। अच्छा, सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। जिसके हम अभी बात कर रहे थे तापी की, तापी कहां से निकलती है, बैतूल के पठार से वो निकलती है। अभी हमने देखा था बैतूल का पठार, बैतूल के पठार जो पंचमढ़ी के दक्षिण में स्थित है, वहां से कौन सी चोटी निकलती है, वो निकलती है तापी नदी। तापी नदी की तापी नदी के बारे में एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे उकाई और काकरापारा, याद रखना,
काकरा, पारा, और साथ ही साथ एक और जो परियोजना चल रही है उसका नाम है उकाई। उकाई ये कौन सी नदी पे मिलेगी आपको? ताप्ती नदी पे आपको देखने को मिलेगी। क्या नर्मदा नदी पे भी कुछ मिलेगा? तो नर्मदा नदी पे आपको एक तो इंदिरा सागर मिलेगा, और दूसरा जो भारत के जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, कहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है? सरदार सरोवर जो डैम है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नर्मदा नदी पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने किसके बारे में? हमारे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में, और साथ ही साथ हमारे जो द्वीप समूह हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास छोटी होगी। यहाँ पे ये वाली जो क्लास है, आज वाली क्लास में बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है ना। जैसे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक बार, इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए प्रीलिम से कई बार सवाल यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना। ये जो नोट्स हैं आप पूछते रहते हो, वैसे रिटर्न नोट्स हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ लिखते हुए चलें, इसलिए मैं बहुत बार कहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराता, उनको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड नहीं कराता। बट अगर आप कहोगे इफ यू इंसिस्ट तो हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे? टेलीग्राम चैनल पे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी से वो हैंड रिटन नोट्स मुझे मिल जाए, तो मैं हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ प्रोवाइड करा दूंगा? पूरे, जहाँ पे पूरी इंडियन ज्योग्राफी एक जगह मिल जाए, वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हमारे द्वीप समूह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।